नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में वर्णमाला का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। आज हमारा होगा पार्ट 2, वर्णमाला का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो वर्णमाला के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं, और वर्णों का सामान्य वर्गीकरण हमने ये देखा था, जिसमें हमने वर्णों को स्वर, आयोग, वाह तथा व्यंजन में वर्गीकृत किया था। उसके अलावा वर्णों का अन्य वर्गीकरण भी है, जिसको आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्णों के अन्य वर्गीकरण के अंतर्गत हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। जो हमारा पहला होगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण, दूसरा होगा प्राणवायु के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण, और तीसरा जो है हमारा घोष तंत्र में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इन 3 आधारों पे हम आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे भी है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि है कहाँ से निकल रही है उस आधार पे वर्गीकरण हुआ है। उसी तरह प्राणवायु के आधार पर, अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ में अंदर से हमारी जो हवा है अधिक मात्रा में निकलती है और कुछ में कम मात्रा में निकलती है। तो जो अधिक मात्रा में निकलती है उनको हम महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे, अभी आगे देखेंगे। और जिसमें वायु कम मात्रा में निकलती है उसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। और इसमें भी यही इस तरह से है कि जो हमारे अंदर एक घोष तंत्र होता है, स्वरतंत्र होता है अंदर कंठ के पास, उसमें कंपन के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। किनके उच्चारण के समय घोष तंत्र में कंपन होता है उनको हम सघोष के अंतर्गत रखेंगे, या घोष या सघोष कुछ भी कह सकते हैं। और जिनके उच्चारण के समय घोष तंत्र में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। अभी हम इसको आगे व्याख्या करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस आधार पर हम पढ़ेंगे। अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि बाद में जब इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर से हम लिख करके देखेंगे इसको। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ग का वर्गीकरण हुआ है वो 8 वर्गों में हमने बांटा है। ठीक है, पहला है कंठ, कंठ वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम करते हैं तो कंठ से ध्वनि आती है। इसमें आएगा क्या, आ स्वर आएगा, का वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, सभी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत। का वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, 5, का, खा, गा, घा और अंगा। उसके अलावा हा आएगा और विसर्ग भी इसी में आएगा। इसका जो चिन्ह है ऐसे है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा हमारा तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण को कहीं कहीं आपको तालु वर्ण भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हमारा आएगा ई और ईश्वर आएगा। उसके बाद आएगा चा वर्ग के वर्ण। अब इसमें चा वर्ग के वर्ण का मतलब है सभी 5 वर्ण। ठीक है, और या और सा। अब तीसरा हमारा जो है मूर्धन्य वर्ण होगा। अब इसमें जो हमारे आएंगे री स्वर आएगा। उसके बाद टा वर्ग के वर्ण आएंगे। रा और सा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो चौथा होगा
दंत वर्ण, इसमें हमारे कोई स्वर का उच्चारण दंत वर्ण से नहीं होता है। दंत वर्ण के अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता है, सीधे हमारा व्यंजन आएगा। उसमें ता वर्ग, ये टा है और ये होगा ता। ता वर्ग के वर्ण यहाँ पे डैश कर दीजिए। उसके बाद ला और सा। ठीक है। अब आएगा हमारा पांचवा जो है ओष्ठ वर्ण। इसके अंतर्गत हमारा आएगा उ स्वर आएगा और पावर के वर्ण आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद होगा हमारा कंठ ताल वर्ण होता है। कंठ तालव्य कंठ ताल वर्ण एक आएगा। कंठ ताल में मतलब ऐसे, इसमें केवल स्वर ही आएंगे, वर्ण के अंतर्गत व्यंजन नहीं आएगा, जिसका उच्चारण हम करते समय उसकी जो ध्वनि है कंठ और तालु दोनों के मिलने से आती है। इसमें आएगा ए आए, उसके बाद है हमारा कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ के अंतर्गत आएगा हमारा ओ आओ। और एक है दंतोष्ठ। दंत्योष्ठ वर्ण के अंतर्गत हमारा जो आएगा वो आएगा वा। इन्हीं 8 वर्ग में हमने वर्गीकृत किया है इनको उच्चारण स्थान के आधार पर। जो हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है इस 8 प्रकार में हमने किया है। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। कंठ वर्ण के अंतर्गत हमारे क्या आएंगे, आ स्वर आएगा, का वर्ग के वर्ण आएंगे, हा आएगा और विसर्ग आएगा। ठीक है। तालव्य वर्ण में आएंगे ई स्वर आएगा, चा वर्ग के वर्ण आएंगे, या आएगा और सा आएगा। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत हमारे री आएगा, टावर के वर्ण आएंगे, रा आएगा और सा आएगा। ठीक है। इसी तरह दंत में कोई स्वर नहीं आएगा, सीधे तावर के वर्ण आएंगे और ला तथा सा आएगा। ओष्ठ वर्ण में हमारे उ आएगा, पावर के वर्ण आएंगे। ठीक है। कंठ तालु वर्ण में हमारा ए आई केवल स्वर आएगा ही 2। कंठोष्ठ वर्ण में 2 स्वर आएगा, ओ आओ, और दंतोष्ठ वर्ण में केवल वा आएगा। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इस तरह से रटेंगे तो कठिन हो जाएगा आपके लिए। संस्कृत में सूत्र होता है लेकिन इसमें ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा। इसको आपको क्रम से याद करना होगा, कंठ ताल मूर्धा दंत और ओष्ठ तक, यहाँ तक आप क्रम से याद कर लीजिए। उसके बाद तो कंठ ताल इसके दोनों से मिलने से बना है, फिर कंठोष्ठ जो कंठ और ओष्ठ के मिलने से बना है वो तो सेट हो जाएगा। यहाँ तक 5 आप याद कर लीजिए क्रम से। उसके बाद देखिए सीधे स्वर जो है क्रम से आ रहे हैं, आ, उसके बाद ई, फिर वही उ वहाँ से हट के उ पा वर्ग में आएगा, उ हटेगा तो री आ जाएगा। ता वर्ग से हमें किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है और पा वर्ग में उस उ को रख देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे कंठ तालु वर्ण है, हम लोग अभी संधि में देखेंगे, जब संधि पढ़ेंगे वहाँ पे आ और ई मिलता है तो ए का निर्माण होता है। अभी संधि में हम लोग देखेंगे आ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। ठीक है। अब आ हमारा क्या है, कंठ वर्ण है, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। ई हमारा क्या है, तालु वर्ण है, तालव्य वर्ण है, यहाँ पे देख रहे हैं। जब कंठ और तालु मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए जो ए का उच्चारण होगा कंठ तालु दोनों मिल करके होगा। अब देखिए ए आए जो है हमारा कंठ तालु वर्ण है। ठीक है। इसी तरह कंठोष्ठ वर्ण भी हमारा जो है आ और जब उ मिलता है
तो ओ बनता है। आ और उ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। इसमें भी कंठ और ओष्ठ का मिलने से हो रहा है का है। आ जो है कंठ वर्ण में आएगा और हमारा जो उ है यहाँ पर वो आएगा ओष्ठ वर्ण में, देख रहे हैं। तो कंठ और ओष्ठ के मिलने से, कंठ और ओष्ठ के मिलने से ओ का निर्माण हो रहा है और ध्वनि वहीं कंठ और ओष्ठ के पास से ही आएगी। इसीलिए इसको हम कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। और दंतोष्ठ वर्ण में केवल एक ही व्यंजन आएगा जिसको हम वा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो एक बार आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे वाले की व्याख्या करेंगे। हो गया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलेंगे इसके आगे वाले प्राण वायु के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। अब हमारा जो अगला वर्गीकरण है प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हमने उसको आपको बता दिए हैं इसके बारे में कि इस आधार पर हम वर्ण को दो भागों में बांट के रखेंगे। एक होगा अल्प प्राण, एक होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण और एक होगा महाप्राण वर्ण। अब हमें इसमें केवल ये देखना है कौन अल्प प्राण में आएगा और कौन महाप्राण में आएगा। हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। महाप्राण वर्ण में उन वर्णों को हम शामिल करेंगे जिसके उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसकी मात्रा अधिक होती है। और अल्प प्राण वर्ण में हम उनको शामिल करेंगे जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसकी मात्रा इनकी तुलना में कम होती है। इस आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया है। अब आइए देखेंगे हम लोग आगे। तो महाप्राण में जो हमारे आएंगे वो प्रत्येक वर्ग का वर्ग मतलब जो वर्गीय व्यंजन है, वर्ग का प्रत्येक वर्ग मतलब है प्रत्येक वर्गीय व्यंजन, या इसको वर्गीय व्यंजन लिख लीजिए। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा तथा चौथा वर्ण होगा। दूसरा तथा चौथा वर्ण होगा और साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन हम लोग पढ़े थे वे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि सा, शा, सा और हा, ये चार वर्ण इसमें आते हैं और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होगा। ठीक है, अब प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो दूसरा चौथा वर्ग होगा, मान लीजिए हम का वर्ग ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम का वर्ग की बात करेंगे तो उसमें दूसरा आएगा खा और चौथा आएगा घा। यदि हम चा वर्ग की बात करेंगे तो दूसरा उसमें आएगा छा और जो चौथा होगा हमारा होगा झा। टावर की बात करेंगे तो उसमें जो दूसरा वर्ण होगा वो ठा होगा और चौथा जो वर्ग होगा वो ढा होगा। इसी तरह से यदि हम तावर की बात करेंगे तो उसमें जो दूसरा वर्ण होगा वो था होगा तथा चौथा वर्ण जो होगा धा होगा।
और पा वर्ग की बात करेंगे हम तो दूसरा वर्ण होगा, या तो इसको हम लिख ही दे रहे हैं, ज़्यादा सही होगा। जैसे का वर्ग में देखेंगे तो इसमें खा आएगा और घा आएगा। यदि हम चा वर्ग में देखेंगे तो इसमें छा आएगा और झा आएगा। यदि हम टा वर्ग में देखेंगे इसमें ठा आएगा और ढा आएगा। ता वर्ग में देखेंगे तो इसमें था आएगा और धा आएगा। पा वर्ग में देखेंगे यदि हम इसमें आएगा क्या, फा आएगा और भा आएगा। ठीक है। एक का वर्ग में जो दूसरा होगा खा होगा, चौथा होगा घा होगा। इसको आप देख लीजिए, चा वर्ग में ए दोनों आएंगे, टा वर्ग के ए दोनों आएंगे और पा वर्ग के फा और भा आएगा। ये वर्ग है, यहाँ पे आप लोग ऐसा बल्कि कर लीजिए, ज़्यादा सही होगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हमारा जो आ रहा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं आपसे कल ही। उसमें आएगा सा, सा, सा और हा। ये 4 वर्ण आएंगे और ये आएंगे 10 वर्ण। ठीक है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो महाप्राण में 10 और 4 मिलाकर के 14 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें अल्प प्राण में, अब जब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यहाँ पे आ गया है तो बचा क्या। मान लीजिए ये प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वर्गीय व्यंजन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यदि इसमें से दूसरा और चौथा महाप्राण में शामिल हो गया है तो यहाँ पे बचेगा क्या, पहला, तीसरा और 5वां। तो महाप्राण में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण। ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करेंगे, यदि हम का वर्ग की बात करें, इसमें पहला, तीसरा, 5वां क्या क्या होगा। पहला होगा का, तीसरा होगा गा, 5वां होगा अंगा। ठीक है। का वर्ग के जो का, गा और अंगा जो वर्ण होगा हमारा वो अल्प प्राण में आएगा। इसी प्रकार यदि हम चा वर्ग की बात करें, इसमें चा आएगा, जा आएगा और ई आएगा। सारे नासिक के हमारे जो पंचम वर्ण है इसमें आएंगे। इसी प्रकार यदि हम टा वर्ग की बात करेंगे, टा आएगा, डा आएगा और अण आएगा। ता वर्ग की बात करेंगे यदि हम तो ता आएगा, दा आएगा, ना आएगा। पा वर्ग की बात करेंगे इसमें पा आएगा, बा आएगा और माँ आएगा। ठीक है। अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण इसमें शामिल है। हम देख चुके हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। उसी प्रकार जैसे इसमें वर्गीय व्यंजन के अलावा ऊष्म व्यंजन भी आया था, उसी प्रकार इसमें आएगा दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में हम लोग देख चुके हैं 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है। इसमें 5 3 15 और 4 19 अल्प प्राण में आ गए। ठीक है। इस प्रकार हम वर्गों का जो दूसरा वर्गीकरण था प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उसमें हम देख चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, अल्प प्राण में आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण। ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्लियर। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण होगा, जिसमें का वर्ग में का, गा और अंगा, चा वर्ग में चा, जा, या,
टा वर्ग में टा डा अणा, ता वर्ग में ता दा ना और पा वर्ग में पा बा मा तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार महाप्राण वर्ण में आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ण का दूसरा तथा चौथा वर्ण आएगा। तो दूसरा और चौथे वर्ण की व्याख्या यहाँ पे हो चुकी है, और उसके अलावा ऊष्म व्यंजन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है कि अधिकांश किताबों में जो देखने को मिलता है उसमें मिला कि स्वर को इस वर्गीकरण में शामिल ही नहीं किया गया है। स्वर को ना इसमें स्थान दिया है अल्प प्राण में, ना महाप्राण में। अधिकांश में ऐसा देखने को मिला है, लेकिन कुछ किताबों में देखने को मिला है कि सारे के सारे स्वर हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कुछ की बात हो रही है। ठीक है। इस तरह सभी कभी प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, स्वर को लेकर के प्राणवायु के आधार पर स्वर को नहीं पूछा गया है। तो इसको आप लोग जानते रहिए कि यदि ऐसा कभी प्रश्न आता है कि स्वर हमारे किस में शामिल हैं, यदि प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण होगा तो हम उसको अल्प प्राण में लगाएंगे। यद्यपि अधिकांश किताबों में नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी हम यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग जानते रहिए। यदि कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सभी स्वर को अल्प प्राण में शामिल करेंगे। ठीक है। वैसे अभी तक पूछा भी नहीं गया है और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि ऐसा कोई विवाद प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप जानते रहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, हमारा अगला जो होगा वो होगा घोष तंत्र में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा हो, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। और यदि कोई समस्या है तो आप चैनल के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसको हम पढ़ करके आपका आंसर दे देंगे, किसी वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है। जो अगला नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, इसलिए देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चैनल का नाम आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, और नहीं देख रहे होंगे तो आप सुन लीजिए। चैनल का नाम है हमारा श्री गणेश क्लासेस अमेठी। ठीक है। तो जो हमारा अगला वर्गीकरण हुआ है वर्णों का, वो है घोष तंत्र में कंपन के आधार पर। घोष तंत्र में कंपन के आधार पर घोष तंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण इसमें हमने 2 भागों में बांट दिया है। इस आधार पर हमने समस्त वर्णों को 2 भागों में बांटा है। एक तो है घोष या सघोष, एक होगा हमारा घोष या सघोष, और दूसरा होगा अघोष। अघोष वर्ण और दूसरा सघोष भी कह सकते हैं इसको हम, या केवल घोष कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। इस आधार पर जो हमने वर्णों को वर्गीकृत किया है, 2 भागों में किया है। एक तो होगा सघोष या घोष वर्ण और दूसरा होगा अघोष वर्ण। अर्थात इसमें स्वर तंत्र या घोष में तंत्र में कंपन होता है और इसमें कंपन नहीं होता। अब इसके अंतर्गत कौन आएंगे, इसके अंतर्गत कौन आएंगे, अब हम आगे देख रहे हैं। तो जो हमारा अघोष वर्ण है, इसमें हमारा होगा प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का
पहला तथा दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण होगा इसमें, पहला तथा दूसरा वर्ण। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होंगे पहला दूसरा में सब लोग जान रहे हैं। यदि हम का वर्ग की बात करेंगे इसमें का और खा होगा। यदि हम चा वर्ग की बात करेंगे तो इसमें चा और छा होगा। यदि हम टा वर्ग की बात करेंगे तो इसमें टा और ठा होगा। यदि हम ता वर्ग की बात करेंगे तो इसमें ता और था होगा। और यदि हम पा वर्ग की बात करेंगे तो इसमें पा और फा होगा। ठीक है, इसके अलावा तीनों सा भी इसमें शामिल हैं, सा, सा और सा। ये तीनों सा भी इसमें शामिल हैं। का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा तथा तीनों सा इसमें शामिल हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण याद रहेगा तो इसको तो हम निकाल ही लेंगे। और उसके अलावा तीनों सा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सघोष वर्ण में हमारे कौन कौन से आएंगे। अब पहला और दूसरा इधर आ गया तो बचा क्या वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यदि उसमें से पहला और दूसरा इधर आ गया तो उधर जो बचेगा तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा इसमें आ गया है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण इसमें शामिल होगा। उसको हम देख लेंगे। यदि हम का वर्ग की बात करेंगे, अब यहाँ पे हम का वर्ग लिख दिए हैं इसलिए यहाँ पे भी का वर्ग दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल इसी सीध में लिख दे रहे हैं। तो का और खा इधर है, इधर क्या होगा, गा, घा और अंगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा चा वर्ग होगा उसमें आएगा जा, झा, इया। टा वर्ग की बात करेंगे यदि हम तो डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग की बात करेंगे दा, धा, ना। पावर की बात करेंगे तब यहाँ पे आएगा बा, भा, ना। ये जो हमारे व्यंजन हैं ये हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या आएगा अब उसको देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन आएंगे, सभी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब है या, रा, ला, वा। इसके अलावा भी आएंगे इसमें, तथा हा भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी स्वर इसमें आएंगे। सभी स्वर का मतलब है आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, तो सघोष वर्ण में हम देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा जिसकी यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा अंतस्थ वर्ण होगा और ऊष्म व्यंजन का हा, क्योंकि ऊष्म व्यंजन के तीनों सा यहाँ पे आ गए हैं। इधर देख रहे हैं आप लोग, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं, सा, खा, सा, हा आता है। तो ऊष्म व्यंजन के 3 इधर आ गए हैं, जो हा बच रहा है वो भी इधर आएगा और अंतस्थ व्यंजन भी इधर आ जाएगा और सभी के सभी स्वर इसमें शामिल हैं। इसकी चर्चा सभी किताबें मिलेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है कि स्वर किसमें शामिल हैं घोष वर्ण के आधार पे, तो हम इसको घोष या सघोष में रखेंगे। ठीक है, तो हम अभी इस पार्ट 2 में जो देखें हम लोग अभी पढ़े हैं
उसमें हम वर्णों का जो अन्य वर्गीकरण देख लिए 3 प्रकार से। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिया, दूसरा हमने प्राणवायु के आधार पर देख लिया, तीसरा हम अभी देखे घोष तंत्र में कंपन के आधार पर। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 भी आज कंप्लीट हुआ वर्णमाला का। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बचा है, उसको अगले वीडियो में बना देंगे और 10-15 मिनट का है, वन लाइनर टाइप का है। इसको देख लीजिए, जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और यदि पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।